वेलकम एवरीवन, फिर से स्वागत है एक और केमिस्ट्री के नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो फर्स्ट पार्ट था उसके बाद वाले पार्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने पीरियोडिक टेबल का एक पिक्चर लाया हूँ। अब इसको लाने का कारण क्या है, इसके पीछे मेरे पास बहुत ही एक सॉलिड कारण है। कारण ये है कि इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे, जब हम देखेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज़ का निर्माण कैसे हुआ, लोगों को कैसे पता चला, साइंटिस्टों को कैसे पता चला कि भाई सबसे ऊंचा सबसे पहले अपना पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टीन, लेड, हाइड्रोजन, फिर कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ये कैसे पता चला उनको? ठीक है, भगवान ने तो नहीं बताया होगा कि भाई ऐसे ऐसे लिखो। तो उन्होंने खुद रिएक्शंस करके ये वाला उन्होंने क्या किया, ये उन्होंने फाइंड आउट किया, खोजा। तो अब जो आपको दिख रहा है एक पीरियोडिक टेबल का एक पिक्चर ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये वाला सबसे अच्छा है, मैंने जो देखा है ये वाला अच्छा है। अब तुम गौर से देखो कि यहाँ पर एक स्टेयर केस जैसा कुछ बना है ना। मैंने इसको रेड कलर से बोल्ड करके लिखा है, ड्रॉ करके दिया है। देखो यहाँ पर कुछ स्टेयर केस है ना, स्टेयर केस जैसा कुछ है। तो स्टेयर केस के इस पार, इस स्टेयर के इस पार जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, और यहाँ पर एक अकेला लौता हाइड्रोजन है। इसको हाइड्रोजन सबको याद रहता है, लेकिन इस स्टेयर केस के राइट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर होंगे, कवर अप होंगे, सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। हाइड्रोजन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, टेनिसिन, ऑर्गेनिसॉन, रेडॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, आर्गॉन, नियॉन, हीलियम, फॉस्फोरस, सल्फर और सेलेनियम। ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। और ये जो स्टेयर केस है, इसके जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक और स्टेयर केस देखने को मिलेगा ऐसा। ठीक है, इनके बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे हम कहेंगे, मतलब सारे के सारे एग्जांपल्स हैं मेटलॉइड्स के। ठीक है, तो मैंने कुछ चेंजेस किए हैं मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स के एग्जांपल में, जो मैंने आपको तब बोला था कि मैं श्योर नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ करेक्शंस तुम कर लो। ठीक है, तब मैं श्योर नहीं था, अभी मैं एकदम फुल्ली श्योर हूँ और मैंने गूगल भी किया है। तो देखो ये है अभी के रीसेंट 20 नॉन मेटल्स। ठीक है, तब मैंने बोला था 14 है, अभी ये 20 हो चुका है। मैंने लास्ट पता नहीं कब देखा था उसको, तब मैंने 14 देखा था। तो आई थॉट कि थोड़ा सा अप टू डेट हो जाए, तो मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता, तो इसलिए अभी तुम ये लिख लो। ठीक है, ये नॉन मेटल्स हैं: कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फॉस्फोरस, सल्फर, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, सेलेनियम, एस्टाटीन, टिनेसिन और ऑर्गेनिसॉन। ठीक है, ये है 117th एलिमेंट और ये है 118th एलिमेंट, दैट इज़ द लास्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और ये सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट है इस पूरे पीरियोडिक टेबल का अभी तक का। ठीक है, अभी तक जो डिस्कवर हुआ है जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे हैवीएस्ट है, सबसे भारी। अब नॉन मेटल्स में हो गया। अभी मेटलॉइड्स में कन्फ्यूजन होता है बहुत लोगों का भाई कि मेटलॉइड्स के मेनली हम किसे कहेंगे। देखो, मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो रिकॉग्नाइज्ड होते हैं मेटलॉइड्स, जो आपने पीरियोडिक टेबल में भी देखा दो स्टेयर केसेस के बीच में, है ना, वो है मेनली सबसे ज़्यादा जाने माने अपने मेटलॉइड्स, जो कि है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेलुरियम, आर्सेनिक और एंटीमोनी। इनके अलावा भी कुछ कम गिने माने बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं कि लेस फ्रीक्वेंटली रिकॉग्नाइज, मतलब बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में, जो कि है कार्बन, एल्यूमिनियम, सेलेनियम, पोलोनियम और एस्टाटीन। ये भी एक्चुअली मेटलॉइड्स हैं, लेकिन एक्चुअली इसमें नॉन मेटल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा हैं। ठीक है, मेटल प्रॉपर्टी जैसे कार्बन में नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है, इसलिए इसको मेनली कार्बन में ही इंक्लूड किया गया है। देखो यहाँ पर, ठीक है, नॉन मेटल में। और एल्यूमिनियम को मेटल में इंक्लूड किया जाता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मेनली। सेलेनियम को भी नॉन मेटल में इंक्लूड किया जाता है। पोलोनियम को तो पोलोनियम भी एक मेटल ही है। ठीक है, पोलोनियम भी एक मेटल है।
और एस13 है अपना नॉन मेटल, ठीक है। मतलब इनमें नॉन मेटल और मेटलिक पार्ट के जो प्रॉपर्टीज़ है वो ज़्यादा मेजोरिटी में है, इसलिए यहाँ पर इसको लेस फ्रीक्वेंटली रिकॉग्नाइज है। लेकिन यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है मेटल और नॉन मेटल वो लगभग बराबर है, इसलिए मेटलॉइड्स घोषित किया गया। लेकिन इनमें क्या है कि मेटल्स का कम है, ज़्यादा है, इसलिए इनको लेस फ्रीक्वेंटली रिकॉग्नाइज बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये थोड़ा नोट कर लो, ठीक है, ये कुछ चेंजेस होंगे, ठीक है। अब एक और बात भी तुम लोग यहाँ पर इंक्लूड कर लो जो मैं अभी बोल देता हूँ, वो है कि हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में एक डिफरेंस पढ़ा था मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, कि मेटल्स होते हैं हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब इनमें जो रेगुलर 3D अरेंजमेंट होता है किसका, पार्टिकल्स का, एटम्स का, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल्स में वैसा होता नहीं है, क्योंकि नॉन मेटल्स में उसमें डिफेक्ट्स होते हैं, उस रेगुलर मतलब उस 3D अरेंजमेंट में डिफेक्ट्स होते हैं, रेगुलर नहीं होता है वो। रेगुलर मतलब क्या, जो सब में इक्वल होता है, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था मैथमेटिक्स में, रेगुलर पॉलीगॉन मतलब ऐसे पॉलीगॉन जिनका सारे के सारे साइड्स का जो लेंथ होगा वो बराबर होगा, ठीक है ना, उनको हम कहते हैं रेगुलर। तो वैसे ही रेगुलर मीन्स यू कैन से वन काइंड ऑफ यूनिफॉर्म टाइप, ठीक है, एकदम यूनिफॉर्म, एकदम सुंदर टाइप, ओके, कोई डिफेक्ट नहीं है। लेकिन नॉन मेटल्स में डिफेक्ट है, लेकिन डायमंड इसका एक्सेप्शन है। तो इसमें एक और चीज़ तुम इंक्लूड कर लो कि ऐसे कौन से नॉन मेटल्स हैं जो कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो इसको, कि मेटल्स जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म ही होते हैं, मतलब हमेशा सॉलिड होते हैं। मेटल्स हमेशा सॉलिड होंगे, लिक्विड एक ही है, वो है मरकरी, वो एक्सेप्शन है, ठीक है। लेकिन जनरली मेटल्स आर सॉलिड्स, ओके। तो लिक्विड और नॉन मेटल्स आर सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, तीनों में से कुछ भी हो सकता है अपना नॉन मेटल, ठीक है। तो सॉलिड में है अपना नॉन मेटल है, जैसे कि कार्बन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फ़र हो गया, आयोडीन, ठीक है। तो ये है सारे के सारे क्या हैं, ये है अपने यू कैन से ये एलिमेंट्स जो हैं कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयोडीन, ये सॉलिड नॉन मेटल है, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है वो सॉलिड है, लिक्विड नहीं है ये। सॉलिड के बाद आ जाता है अपना लिक्विड में एक ही है, ठीक है, लिक्विड नॉन मेटल एक ही है, ब्रोमीन, Br, ठीक है, सिंबल Br है ब्रोमीन, और केमिकल फार्मूला Br2 होगा। अच्छा, तो मैं केमिकल फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर। गैसेस में क्या क्या है, गैसेस में देख लेते हैं कि ऐसे कौन से नॉन मेटल्स हैं जो गैसेस हैं। तो ये एक बहुत आसान है, जैसे ऑक्सीजन हो गया गैस, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, इसके बाद अपना जेनॉन, रेडॉन, फिर अपना आर्गॉन, क्रिप्टॉन, इसके बाद नियॉन, इसके बाद हीलियम, इसके बाद हाइड्रोजन, एट्सेट्रा, ठीक है। आपको तो पता ही कि ये तो नोबल गैस है, जेनॉन नोबल गैस है, रेडॉन नोबल गैस है, आर्गॉन नोबल गैस है, क्रिप्टॉन, नियॉन, हीलियम, ये सब नोबल गैस है, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस तो सबका जाना माना है। फिर क्लोरीन ब्राउन कलर का गैस है, फ्लोरीन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन तो हर जगह ही है ना। अच्छा, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैंने पिछले वीडियो में मैं बोलना भूल गया हूँ या फिर मुझे भी याद आया है। अभी हम बात करने वाले हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है मेटल्स के, ठीक है। मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, इसमें एक्चुअली ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक्चुअली हम पढ़ने वाले हैं एलोंग विथ रिएक्टिविटी सीरीज़, ठीक है। अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज़ को बनाया कैसे गया था। रिएक्टिविटी सीरीज़ को बनाया ऐसे गया था, इसको हम अभी जानेंगे, समझेंगे और डिस्कस करेंगे कि भाई ऐसे ऐसे बनाया गया था, ठीक है। देखो रिएक्टिविटी सीरीज़ को बनाने से पहले ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। क्या क्या, कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा,
ठीक है, ये बात से आपको सहमत होना पड़ेगा। कैसे, ज़रा सोचो, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा का मतलब क्या है कि वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ कैसे कर रहा है? वो लोगों को जाके बात कर रहा है, उनके साथ बात करके जल्दी जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन उनको दे रहा है ना? क्योंकि देखो, बिना बात किए तो वो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। ऐसे ही वो किसी को ढूंढेगा कि जिसको चाहिए, तो वो ये काम बहुत जल्दी करता है। कौन? जो रिएक्टिव होते हैं, जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मतलब क्यों कह सकते हो कि एक तरीके का एक्सट्रोवर्ट कह सकते हो। तो वो जल्दी से लोगों से बात करके अपना काम निपटा लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जल्दी से दे देते हैं, लूज़ कर देते हैं, क्योंकि उनका मोटिव ही ऐसा होता है कि मुझे जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है और मैं ऑक्टेट बन जाऊँगा, मैं स्टेबल बन जाऊँगा। ठीक है, नोबल गैस जैसा मैं बन जाऊँगा, एकदम नॉन रिएक्टिव, एकदम सन्यासी की तरह। ठीक है, तो इसीलिए मोर रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, मतलब वो जल्दी से एक बंदे को ढूंढते हैं जो अब उसका इलेक्ट्रॉन लेगा उससे। ठीक है, जिसको हम रिएक्टिव मेटल बोल रहे हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। और एक बात आपको ये भी याद रखना है कि जो मेटल कम से कम टेम्परेचर में भी रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा किससे? जो कम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं कर पाता। मतलब अगर एक ऐसा मेटल है M जो सपोज 10 डिग्री सेल्सियस में ही रिएक्ट कर पाता है, और दूसरा मेटल है जिसका नाम है M डैश, वो 20 डिग्री सेल्सियस में रिएक्ट करता है, तो कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा? ज़रा सोचो। ऑब्वियसली ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। कैसे? बिकॉज देखो, ये टेम्परेचर के कम होते हुए भी ये रिएक्ट कर पा रहा है। अब ज़रा मैंने क्लास 9 का कॉन्सेप्ट लगाओ यहाँ पर। क्लास 9 में हमने बोला था कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो टेम्परेचर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये हमने क्लास 9 के चैप्टर 1 में ही पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी मतलब जो एनर्जी कैसे होता है, फॉर्म कैसे होता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मूव होने से फॉर्म होता है। ठीक है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के मूव होने के पीछे काइनेटिक एनर्जी का हाथ होता है। ठीक है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि हम तीर को, देखो ये अपना धनुष है, तो लाइक दैट, वेट, तो अपना धनुष है ये। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग है, ये जो एरो है, ठीक है, हम इसको स्ट्रेच करते हैं ऐसे, इस एरो को हम स्ट्रेच करते हैं, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं? हम इस एरो के अंदर काइनेटिक एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं, जिससे कि जब हम इसको छोड़ देते हैं तो ये फुचक करके चला जाता है ना, जस्ट लाइक दैट। ओके, अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी क्योंकि टेम्परेचर स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है इसके साथ डायरेक्टली, मतलब टेम्परेचर के कम होने से काइनेटिक एनर्जी 2 गुना कम होगा, 2 टू द पावर, मतलब 2 टू द पावर कम हो जाएगा। वैसे ही टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स नहीं बोलूँगा, 2 टू द पावर 2, मतलब पावर 2 टू द पावर 2 बढ़ जाएगा। मतलब सपोज टेम्परेचर है 1 हुआ, टेम्परेचर 1 सपोज, ठीक है, अच्छा टेम्परेचर 2 देता हूँ। टेम्परेचर 2 होने से टेम्परेचर का स्क्वायर होगा 4, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 4। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 4। तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर स्क्वायर का एक रिलेशन हमें देखने को मिलता है, तो क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है, और अब देखो टेम्परेचर कम होना मतलब क्या? टेम्परेचर कम होना मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होना, और काइनेटिक एनर्जी का कम मतलब क्या? पार्टिकल्स बहुत धीमा धीमा मूव करेंगे, बहुत स्लोली मूव करेंगे। और इसी स्लो मूवमेंट में भी एक मेटल जो दूसरे लोगों के पास जाकर अपना इलेक्ट्रॉन उसको देकर इलेक्ट्रॉन लूज़ करके आयन बन जा रहा है, मतलब रिएक्ट कर रहा है, ज़रा सोचो वो कितना रिएक्टिव होगा, वो कितना एक्सट्रोवर्ट होगा, ज़रा सोचो। ठीक है, जो कम टेम्परेचर में भी, मतलब कम टेम्परेचर मतलब क्या? स्पीड कम होगा, और पार्टिकल का मूव करने का स्पीड कम होगा। ठीक है ना, तो पार्टिकल इतना धीमा धीमा मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब तब भी वो दूसरे लोगों के पास जाकर अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है उसको, मुझे नहीं चाहिए भाई, ठीक है, तुम ले लो, तुम्हारी ज़रूरत है तुम ले लो, तुम्हारी ज़रूरत है तो ले लो। ठीक है, तो ज़रा सोचो वो कितना रिएक्टिव होगा। फ्लैश से भी तेज़ है फ्लैश, ठीक है ना। तो
इसीलिए हम कहते हैं कि जो मेटल लो टेम्परेचर में भी अगर रिएक्ट कर लेता है, वो रिएक्ट कर पाता है, वो मतलब समझ जाना भाई कि वो कोई मामूली मेटल नहीं है, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। लेकिन किससे? जो उस कम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं कर पाता, उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है, ठीक है, अभी ऑक्सीजन मतलब यू कैन से एयर, ठीक है, मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद एयर। अभी एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ना, तो उसके साथ मेटल रिएक्ट करता है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा, एयर नहीं लिखा। किताब में आई गेस एयर वेयर लिखा है कुछ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब क्या फॉर्म होता है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है। ठीक है, ये मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है। ये जनरल अपना सबसे कॉमन रिएक्शन है ये, ठीक है, ये सबसे कॉमन रिएक्शन है, सबसे मतलब ईजी रिएक्शन है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देखो, तो जैसे कि एग्जांपल रूम टेम्परेचर पे, अच्छा इसमें भी थोड़ा सा समझने वाली बातें हैं। देखो, मैग्नीशियम हमें पता है, मैग्नीशियम रिबॉन है ना, मैग्नीशियम रिबॉन हमें पता है। अगर तुमने एनसीईआरटी बुक को ठीक से पढ़ा है या फिर कोई भी दूसरे रेफरेंस बुक्स अगर पढ़ा है ठीक से, तो तुमने पढ़ा होगा कि मैग्नीशियम रिबॉन को जलाने से पहले, बर्न करने से पहले, ठीक, कैंडल के फ्लेम की मदद से बर्न करने से पहले इसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर होता है, सफ़ेद लेयर। ठीक है, तो उस वाइट लेयर को हटाने के लिए इसको सैंड पेपर के मदद से क्या करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। फिर हम उसको हीट करते हैं। स्ट्रांगली हीट करना मतलब क्या होता है, स्ट्रांगली हीट करना मतलब कि इसको हम थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पर हम इसको क्या करेंगे, बर्न करेंगे। ठीक है, ओके। तो देखो, रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा, सपोज़ 100 डिग्री सेल्सियस, अभी और भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अब डिपेंड करेगा कि तुम्हारा फ्लेम क्या है, तुम्हारा फ्लेम कितना अच्छा है तुम्हारा। अगर फ्लेम तुमने फ्लेम थ्रोअर ले लिया तब तो भाई अब क्या ही बोलूँ, तब तो पूरा मैग्नीशियम रिबन ही जल जाएगा, है ना। अच्छा, तो सैंड पेपर से घिस कर क्या करना पड़ता है, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर लगा हुआ जो वाइट लेयर है उसको हटाना पड़ता है। फिर इसको जब क्लीन हो जाता है, फिर जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, तो हमें एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक वाइट पाउडर मिलता है। ठीक है, और हीट भी निकलता है और लाइट भी निकलता है, डेजलिंग वाइट डेजलिंग फ्लेम निकलता है। ठीक है, हीट मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। वेल एक्सोथर्मिक नहीं बोलूँगा, सॉरी, एंडोथर्मिक होगा, सॉरी एंडो होगा, मैंने एक्सो क्यों बोल दिया इसको। हम तो हीट दे रहे हैं ना, जब हीट को सप्लाई किया जाता है तब तो एंडो होता है, तो यहाँ पर हीट दे दो भाई। ठीक है, डेल्टा बोलते हैं इसको हम, ट्राइंगल। ठीक है, तो जब हमने इसको हीट किया तो ये याद रखना कि मैग्नीशियम रिबन के केस में मैग्नीशियम रिबन को पहले घिसना पड़ता है सैंड पेपर से, ताकि उसके ऊपर में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है, किसके वजह से फॉर्म हुआ, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर रहा था, कि इसके बाद क्या फॉर्म हो गया, एक लेयर फॉर्म हुआ, कोटिंग जैसा कह सकते हो, एक लेयर फॉर्म हुआ। कोटिंग नहीं है, मतलब टाइप ऑफ दैट, काइंड ऑफ, ओके। एक लेयर फॉर्म होता है वाइट कलर का। अगर तुम इसको घिसे बिना कोशिश करते हो इसको हीट करने की, तो मे बी ये नहीं जलेगा। ठीक है, या फिर अच्छे से नहीं जलेगा, या फिर मे बी ये नहीं जलेगा। ओके, तो घिसना पड़ेगा सैंड पेपर से। फिर जब तुम घिसे हुए मैग्नीशियम रिबन को स्ट्रांगली हीट करते हो, ठीक है, तो तुमको मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक वाइट पाउडर, और ये एक वाइट डेजलिंग फ्लेम से जलता है। ठीक है, एकदम ब्राइट लाइट। ये कभी कभी आँखों में जब जाता है तो आँखों में दिक्कत आता है, बिकॉज ऑब्वियसली वो बहुत हाई वाइट डेजलिंग फ्लेम होता है, ब्राइट, बहुत ब्राइट होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं, तो देखो, रूम टेम्परेचर और ऑन लो हीटिंग।
मतलब जब हम ऐसे मेटल्स को जब हम रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं या फिर थोड़ा सा बहुत लो हीटिंग करते हैं, बहुत कम टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तब क्या होता है? ठीक है, मतलब रूम टेम्परेचर के आसपास या फिर थोड़ा सा मिनिमम थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर पे जब हम इसको हीट करते हैं तब क्या होता है? देखो, जैसे कि मेटल, जैसे कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये क्या प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं? देखो, तो पोटेशियम, सोडियम, इनको इनको कोई हीटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये भाई इतना ख़तरनाक रिएक्टिव है कि ये रूम टेम्परेचर में ही रिएक्ट करके पोटेशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड फॉर्म करते हैं प्रोडक्ट के तरह, प्रोडक्ट के हिसाब से। मतलब इतना ख़तरनाक है, सोचो ज़रा, तुम इसको हीट भी नहीं कर रहे हो, तुमने बस इसको रूम टेम्परेचर में ऐसे रख दिया, तब ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म कर लिया उसने। ठीक है, और जो कलर होता है फ्लेम का, वो होता है पोटेशियम के केस में होता है पेल पर्पल या फिर लाइलैक कलर बोलते हैं इसको, और सोडियम के केस में होता है ऑरेंज या फिर गोल्डन येलो। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है पोटेशियम के केस में उसका कलर होता है येलो और सोडियम के केस में वाइट। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम को रूम टेम्परेचर में रखने से ही वो ऑटोमेटिक हवा के साथ, मतलब हवा के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है और एक फ्लेम निकलता है। तुम्हें को हीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, फ्लेम निकलता है। फ्लेम होता है पेल कलर, पोटेशियम के केस में पेल पर्पल या फिर लाइले कलर, और सोडियम के केस में ऑरेंज या फिर गोल्डन येलो। और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उनका कलर होता है येलो पोटेशियम के केस में, और सोडियम होता है वाइट। ठीक है, इसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। ठीक है, इन सब को क्या करना पड़ता है? इन सब को भी लो हीटिंग करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। आई गेस कि इनको ज़रूरत पड़ता नहीं, एज़ फार एज आई नो, ज़रूरत नहीं पड़ता इनको। भाई तुम रूम टेम्परेचर में रख दो तो अपने आप ही रिएक्ट करते हैं। ठीक है, या फिर लो हीटिंग करना पड़ता है किसी किसी को। ठीक है, तो किसी किसी को करना पड़ता है, किसी किसी को करना नहीं पड़ता। कोई रूम टेम्परेचर में ही रिएक्ट करता है। तो कैल्शियम रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ क्या क्या फॉर्म करता है? देखो, कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, कलर होता है वाइट। और जो कलर फ्लेम है, कोई फ्लेम ही नहीं होता इनका। क्यों नहीं होता? बिकॉज वो अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करते हैं। ठीक है, एक ये बात नोटिस करना, इसमें फ्लेम का कलर है लेकिन इनमें नहीं है, और इसमें कोई केस में नहीं है। ठीक है, मतलब इतना विगोरस रिएक्शन नहीं होता। सोडियम और पोटेशियम के केस में विगोरस रिएक्शन कभी कभी होता है, या फिर कभी कभी नॉट डेट विगोरस, लेकिन विगोरसली होता है। ठीक है, विगोरसली होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में हो जाता है कि इतना विगोरसली नहीं होता। ठीक है, अच्छा, लेकिन सोडियम पोटेशियम बहुत रिएक्टिव है। ठीक है, विगोरसली होता ही है, पानी के साथ भी और इसके साथ भी, हवा के साथ भी। ठीक है, लेकिन बाकी मेटल्स ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि भाई नहीं भाई, हम इतना गुंडों की तरह इतना खतरनाक तरीके से नहीं रिएक्ट करेंगे, हम अच्छे से, हम शांति से रिएक्ट करेंगे और अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर हम क्या करेंगे? फॉर्म करेंगे, प्रोटेक्टिव लेयर ऑन देम। मैग्नीशियम ऑक्साइड का, कैल्शियम, अभी तो बताया मैंने, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रूम टेम्परेचर में रखने के बाद क्या होता है? एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म होता है, उसको हम सैंड पेपर से घिसते हैं, फिर जाके हम इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर कोई फ्लेम नहीं होगा, बिकॉज प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर रहे हैं उनके ऊपर, वो अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसके बाद एल्यूमिनियम के केस में सेम है। प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म, इसका कलर भी वाइट ही होता है और ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड के केस में भी सेम होता है, वाइट कलर का है और एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। फिर हम बात करने वाले हैं, देखो, आयरन की। ठीक है, आयरन भी रास्टिंग होता है। ठीक है, रास्टिंग क्यों होता है? बिकॉज हवा प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है। तो ये वाला रिएक्शन आपको पता ही होगा कि
ये जो है ये मॉइस्चर है H2O। तो जब ये रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है Fe3O4। अब ये Fe3O4 क्या है भाई, कुछ अतरंगी अतरंगी चीज़ें हैं। तो ये हमने चैप्टर 1 या 2 में हमने बताया था कि ये है अब एक नॉन स्टोइशियोमेट्रिक सॉलिड। अब नॉन स्टोइशियोमेट्रिक सॉलिड का मतलब क्या है? देखो, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक सॉलिड का मतलब होता है कि ये एक जो लेटिस होता है, लेटिस हमने पढ़ा था कि NaCl का लेटिस पढ़ा था हमने ऐसे करके क्यूबिक फॉर्म में, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि मेटल्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड इन नेचर, मतलब कि इनका एक रेगुलर 3D अरेंजमेंट होता है। लेकिन नॉन स्टोइशियोमेट्रिक मतलब ऐसा रेगुलर 3D अरेंजमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। डिफेक्ट्स होते हैं सिंपली, जैसे नॉन मेटल्स में डिफेक्ट्स था वैसे ही सिमिलर केस में ऐसा है। तो स्टोइशियोमेट्रिक मतलब क्या है? स्टोइशियोमेट्रिक मतलब होता है जिसमें ऐसे सॉलिड्स जिनका जो लेटिस होता है उसका रेगुलर 3D अरेंजमेंट होता है, लेकिन नॉन स्टोइशियोमेट्रिक मतलब रेगुलर नहीं होता, डिफेक्ट्स होते हैं कुछ, ठीक है। जस्ट लाइक दैट। अभी ये हमारे पृथ्वी के अंदर जो क्रस्ट है उसके अंदर ओर के फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मैग्नीटाइट, ठीक है। मैग्नीटाइट के फॉर्म में मिलता है, ओर के फॉर्म में। हम इसको माइन भी कर सकते हैं, इस फॉर्म में माइन करते हैं हम इसको, ठीक है। और इसका मतलब ये बना किस चीज़ से, देखो, इसको हम कहते हैं फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, ठीक है। हाइपर नहीं लेना, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। अब इसका थोड़ा देखते हैं किससे बना होता है ये। तो ये बना होता है एज यू कैन सी Fe2O3। तो ये FeO से भी बना होता है और Fe2O3 से भी बना होता है, लाइक दैट FeO.Fe2O3, ठीक है। तो यहाँ पर यह है फेरस क्योंकि वैलेंसी 2+ है, यहाँ पर यह है फेरिक क्योंकि वैलेंसी 3+ है। तो वैलेंसी 2 भी यहाँ पर मौजूद है और वैलेंसी 3 भी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो अगर मैं इसको बोलता हूँ कि FeO, इसका मतलब क्या है? तो Fe का वैलेंसी 2+ और O का 2-। तो हर 100% Fe के लिए 100% O है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। FeO का मतलब होता है कि 100% आयरन के लिए 100%, मतलब 100% Fe2+ आयरन के लिए 100% O2- ऑक्साइड होगा, ओके। और इस केस में होता ही है कि भाई यहाँ पर भी 100% है, यहाँ पर भी 100% है, ठीक है। लेकिन अभी इनका क्या? तो इनका ये है कि पूरे स्ट्रक्चर को मतलब यू कैन से कि एक तरीके के ये अपने मर्ज़ी से लोगों की जगह छीन कर बैठने वाले लोग हैं ये, ठीक है। इसमें कोई रेगुलर चीज़ होता नहीं, इरेगुलर होता है, इरेगुलर होता है, ठीक है। मतलब यू कैन से दिस इज वन काइंड ऑफ गुंडा, लुटेरे, ठीक है। अपना मतलब लोगों का जीना हराम करने वाली चीज़ें हैं ये, ठीक है। मतलब आराम से FeO था, फिर आके नहीं भाई मैं भी बैठूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है। तो ये कुछ था इसके बारे में। और इन्फॉर्मेशन आपको बड़े क्लासेस में मिल जाएगा, तो अभी के लिए इतना ही आपको या अपने दिमाग में रखना है। फिर देखो, आयरन का ये जो लेयर होता है ये ब्लैक कलर का होता है, जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ओके। अब नो फ्लेम, ओनली प्रोटेक्टिव लेयर, ये भी एक प्रोटेक्टिव लेयर ही है। लेड के साथ भी, ओके, लेड को हीट किया जाता है, ठीक है। लेड को लो हीटिंग करना पड़ता है तब जाके हमें ये मिलता है।
तो लेड के केस में लो हीटिंग चाहिए होता है, लेड के केस में लो हीटिंग इज़ नीडेड, ठीक है। और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है लेड ऑक्साइड और उसका कलर होता है येलो, और नो फ्लेम है, ये भी एक प्रोटेक्टिव लेयर ही फॉर्म करता है, ठीक है। रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, कोई फ्लेम नहीं निकलता, बल्कि एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हो जाता है उनके ऊपर। फिर कॉपर का देखो, हमें पता है कॉपर का ऑक्साइड को जब हम लो हीट करते हैं तो हमें एक ब्लैक कलर का लेयर इसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक कलर होता है ये। और सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लो टेम्परेचर में भी रिएक्ट नहीं करते हैं, और रूम टेम्परेचर में तो दूर की बात है ना। लो हीटिंग में भी, सॉरी लो टेम्परेचर नहीं, लो हीटिंग करने के बाद भी ये रिएक्ट नहीं करते किसी के साथ, रिएक्ट करके कुछ बनाते भी नहीं है, ठीक है। तो ये नो रिएक्शन होगा, ठीक है। ये जो थोड़ा सा बात आपको याद रखनी। इसके बाद अभी मैं अगर स्ट्रांगली हीट करूँ तब क्या होगा, तो स्ट्रांगली हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब स्ट्रांगली हीट किया तो पोटेशियम सोडियम तो भाई स्ट्रांगली हीट करोगे तब भी सेम चीज़ ही फॉर्म करेगा। तो सोडियम पोटेशियम का तो कोई भाई उनका तो और कोई क्या ही बोलूँ मैं इनको, ये तो अपने में ही मस्त है। वो लो टेम्परेचर में भी रिएक्ट कर रहे थे, रूम टेम्परेचर में भी रिएक्ट कर रहे हैं, और जब तुम उनको टेम्परेचर बढ़ा के दोगे तब तो वो रिएक्ट करेंगे ही करेंगे। तो सेम रिएक्शन है, सेम उनका प्रोडक्ट होगा, पेल पर्पल कलर का होगा, फिर लाइलेक कलर होगा, ठीक है। लेकिन जब तुम स्ट्रांगली हीट करोगे तब रिएक्शन और भी विगोरस होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा विगोरस होगा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा दे रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगा, तो पार्टिकल्स और भी तेज़ी से मूव करेंगे, ठीक है। पहले तो तेज़ी से मूव कर ही रहे थे, अभी और भी तेज़ी से मूव करेंगे, और जल्दी जल्दी क्या बोलते हैं इसको, रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे ये, और इस प्रोडक्ट का कलर होगा येलो। लेकिन भाई बहुत ही विगोरस है, फट सकता है, एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, एक्सप्लोजन होता है, तो संभाल के करना ये एक्सपेरिमेंट। सोडियम के केस में भी सेम है, सोडियम के केस में भी सेम है, तो दोनों के केस में सेम है ये। इसके बाद कैल्शियम, अब कैल्शियम को हमने देखा था रूम टेम्परेचर या फिर लो हीटिंग करने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो तो हमने देख लिया था। लेकिन जब हम जब अच्छा, और एक बात था कि भाई वो लोग प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर रहे थे, लेकिन अब वो प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब जब हमने उनको स्ट्रांगली हीट किया तो रिएक्शन विगोरस था, मतलब कह सकते हो कि खतरनाक नहीं था, लेकिन खतरनाक, थोड़ा बहुत खतरनाक था, थोड़ा, ठीक है। तो देखो प्रोडक्ट तो सेम ही है, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेकिन अभी देखो फ्लेम देखने को मिलेगा आपको, तीनों में ही वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ वो दोनों तीनों बर्न करेंगे, ठीक है, तीनों के तीनों बर्न करेंगे। तो ये टेम्परेचर बढ़ाने के बाद होगा, मतलब स्ट्रांगली हीटेड। इसके बाद जिंक और आयरन का देखते हैं। तो जिंक का केस होता है भाई मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा धीमा, ठीक है, मीडियम पेस। तो जब जिंक को स्ट्रांगली हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब सेम प्रोडक्ट जिंक ऑक्साइड फॉर्म होता है, कलर होता है वाइट, लेकिन जब फ्लेम से जलता है वो होता है लाइट ब्लू, थोड़ा पेक्यूलियर है, यूनिक है, लाइट ब्लू कलर। अच्छा, फिर आयरन का और भी स्लो होता है ये रिएक्शन, मतलब जिंक से और भी स्लो, जिंक के कंपैरेटिव में और भी स्लो। तो इसमें भी वही फॉर्म होता है अपना, ठीक है, सेम प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट का कलर भी ब्लैक ही होगा, सेम होगा, लेकिन आयरन के केस में कोई फ्लेम नहीं निकलता, सिर्फ स्पार्कल्स होता है। तुमने देखा होगा, अगर तुमने नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ, अगर तुमने देखा होगा कि जब भी किसी आयरन के रॉड को काटा जाता है, ठीक है, तो चिंगारियाँ निकलती हैं, चिंगारियाँ, स्पार्कल्स, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज वो रिएक्शन बहुत धीमा करता है, तो रिएक्शन बहुत कम करता है, तो ये सिर्फ चिंगारियाँ निकलती है, इससे कोई फ्लेम नहीं होता, कोई फ्लेम देखने को हमें नहीं मिलता, सिर्फ चिंगारियाँ ही हमें देखने को मिलेगा जब हम स्ट्रांगली हीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद
अपना लेड ऑक्साइड। तो लेड ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड सेम है। ओके, इनको तुम स्ट्रांगली भी हीट करो तब भी कोई फ्लेम नहीं निकलेगा। ठीक है, मतलब इनका रिएक्शन और भी स्लो है, क्योंकि अगर फास्ट होता तो एटलीस्ट स्पार्कल्स तो होते, लेकिन यह तो भाई यहाँ पर स्पार्कल्स भी नहीं है, मतलब तो भाई ये और भी स्लो है। और अपने फिर से वही पुराने दोस्त सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये तो रिएक्ट करते भी नहीं है और करना चाहते भी नहीं है। रिएक्शन वो करते भी नहीं है, करना चाहते भी नहीं, क्योंकि टेम्परेचर जितना भी हो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। रूम टेम्परेचर दे दो, लो हीटिंग करो, स्ट्रांगली हीट करो, फ़र्क ही नहीं पड़ता इनको। ठीक है, ये तो भाई सन्यासी हैं, इनको तो कोई किसी से रिएक्ट करना होता ही नहीं है। इसके बाद तो अभी आगे बढ़ जाते हैं। तो इनसे क्या कंक्लूजन हमें मिला, क्या कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं इनसे? तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेशियम एंड सोडियम आर मोस्ट रिएक्टिव, बट which is more reactive between both of them, but which is more reactive between both of them, but we don't know, लिख दो, but we don't know। मतलब हमें ये तो पता चल चुका है कि पोटेशियम और सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है। कैसे? बिकॉज तुम ज़रा देखो, उनको तुम रूम टेम्परेचर में ऐसे रख दो, वो रिएक्ट कर लेते हैं भाई। ख़तरनाक चीज़ है भाई। रूम टेम्परेचर में जब टेम्परेचर कम होता है, नॉर्मल होता है, लो होता है, ठीक है, मिनिमम लो ही होता है, उसमें भी भाई साहब ये लोग रिएक्ट कर पाते हैं। तो मतलब कि ये भाई ये बहुत ख़तरनाक लोग हैं ये लोग। ठीक है, और सिल्वर, लेकिन इन दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है ये अभी मुझे पता नहीं चला, हमें पता नहीं चला इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद, इन रिएक्शंस के बाद। सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम आर लीस्ट रिएक्टिव, but which is, but we don't know, but we don't know which is more reactive between them। लेकिन हमें ये नहीं पता कि इन दोनों में से, अच्छा इनमें से हमें पता है कि सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम तो भाई बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिव है। देखो, क्योंकि दोनों ही केसेस में हमें नो रिएक्शन देखने को मिला, कुछ भी नहीं होता इनके साथ। लेकिन इनमें से रिएक्टिव सबसे ज़्यादा कौन है? इन तीनों में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, ये हमें इस एक्सपेरिमेंट से, इन रिएक्शन से अभी तक पता नहीं चला, ना चल पाया है। इसके बाद कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम आर रिएक्टिव मेटल्स, बट व्हिच इज़ मोर रिएक्टिव अमॉन्ग देम, बट वी डोंट नो। हमें यह पता चल गया है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम भी रिएक्टिव है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो सोडियम और पोटेशियम है, रिएक्टिव है, ठीक है, रिएक्ट करते हैं। लेकिन इन तीनों में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, इसके बारे में बोलना थोड़ा सा, अभी बोल पाना थोड़ा मुश्किल है। ओके, इसके बाद जिंक एंड आयरन आर मोर रिएक्टिव देन lead and copper, but less reactive than this and aluminum, but which is more reactive between। अच्छा, अब जिंक और आयरन लेड और कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। कैसे? क्योंकि देखो, जब हमने दोनों को लो हीटिंग किया, चारों को, ठीक है, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, तब तो कोई ठीक ठाक, सब में नो फ्लेम था, सब में ही नो फ्लेम था, ठीक है, सब में ही लो फ्लेम था। अच्छा रुको, सब में ही, हाँ ठीक है, सब में ही नो फ्लेम था, ठीक है, सब ही अपना प्रोडक्टिव लेयर फॉर्म कर रहे थे। ओके, लेकिन जब हमने स्ट्रांगली हीट किया तो पर्दाफाश हुआ कि जिंक ने रिएक्ट करके लाइट ब्लू कलर के फ्लेम से जला, वो बर्न हुआ। आयरन नहीं जला, लेकिन उसने स्पार्कल्स दिखाया। लेकिन ये दोनों भाई साहब तो कुछ हुआ ही नहीं इनको तो ना कोई फ्लेम है ना कोई स्पार्कल है। एटलीस्ट आयरन ने तो स्पार्कल दिखाया और जिंक ने तो पूरा भाई आराम से लाइट ब्लू कलर से वो जलता रहा। लेकिन
लेड और कॉपर किसी फ्लेम से भी नहीं जले, सिर्फ एक कोटिंग उनके ऊपर हो गया, ब्लैक कोटिंग और येलो कोटिंग, ठीक है, एक येलो ऑक्साइड फॉर्म होता है उनका, ठीक है, लेकिन कोई फ्लेम से नहीं जलते वो। तो ये क्या हुआ, क्या हुआ? तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जिंक तो रिएक्टिव है और आयरन भी रिएक्टिव है, क्योंकि वो लोग एटलीस्ट स्पार्कल्स या फिर कुछ फ्लेम के कलर से जलते हैं, लेकिन ये वाले लोग तो भाई नो फ्लेम है उनका, ये तो जलते भी नहीं है फ्लेम, कोई फ्लेम के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब कि जिंक और आयरन तो एटलीस्ट लेड और कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, लेकिन वो लोग पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव है, क्योंकि एज यू कैन सी कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, सोडियम, इनका रिएक्शन बहुत ही विगोरस होता है, बहुत जल्दी में भी होता है, बहुत जल्दी होता है और बहुत फास्ट होता है और बहुत ख़तरनाक भी होता है, लेकिन इनका तो ऐसा कुछ नहीं है, इनका तो आराम से मॉडरेट है, ना ज़्यादा धीमा ना ज़्यादा फास्ट। तो इसी कारण से हम कह सकते हैं कि जो ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है, इसका मतलब वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कह सकते हो, ओके। इसके बाद देखते हैं क्या है, इसके बाद बट we don't know which one is more reactive between lead and copper। लेकिन हमें अभी तक ये पता नहीं चला कि लेड और कॉपर के बीच में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, ठीक है। इसके बाद ऑल मेटल ऑक्साइड्स या फिर हाइड्रोक्साइड्स आर ओनली बेसिक इन नेचर। क्या ये आंसर सही है या गलत है? क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है? क्या जितने भी दुनिया में जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं या फिर हाइड्रोक्साइड्स हैं, क्या वो हमेशा बेसिक ही होते हैं नेचर में? तो दिस इज़ ए क्वेश्चन फॉर यू। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नो। क्यों नहीं? बिकॉज मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बेसिक तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ वो एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं। अभी एम्फोटेरिक का मतलब क्या था? एम्फोटेरिक मतलब वो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं या फिर बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो एम्फोटेरिक मेटल्स क्या क्या है। तो एम्फोटेरिक मेटल्स याद रखना SABPZ, ठीक है, SABPZ, ये आपको याद रखना है। सब PZ, ठीक है, सब PZ। S से टीन, A से एल्यूमिनियम, B से बेरिलियम, PB मतलब प्लम्बम मतलब लेड, और Z से जिंक। तो मेनली हमें इस चैप्टर में एल्यूमिनियम और जिंक के बारे में ही गिवन है क्वेश्चन और इन्फॉर्मेशन, तो हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे, इनका रिएक्शन देखेंगे। तो एम्फोटेरिक का मतलब बोथ एसिड एंड बेस, ठीक है। अच्छा, तो देखो एल्यूमिनियम का रिएक्शन, एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम एक ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ मैं, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड, ठीक है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है AlCl3+H2। ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि हमें पता है कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो होते हैं बेसिक। तो बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ये तो भाई कॉमन सा एग्जांपल है, कॉमन सा रिएक्शन है, हम पढ़ते आ चुके हैं भाई एसिड बेस में। लेकिन यहाँ पर फिर से गौर फरमाओ, यहाँ पर फिर से वही एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब एक बेस NaOH के साथ रिएक्ट करता है तब वो सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर फॉर्म करता है। ये तो कुछ अजीब है भाई साहब, वो खुद बेस है, उसने एसिड के साथ रिएक्ट किया, सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, समझ में आता है। लेकिन वो बेस होकर बेस के साथ रिएक्ट करके हमें एक सॉल्ट और वाटर फॉर्म करके दे रहा है, तब तो ये कुछ गड़बड़ है। मतलब कि ये यहाँ पर बेस की तरह एक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, ये यहाँ पर किस की तरह एक्ट कर रहा है? इसके तरह, एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, बिकॉज NaOH इज ए बेस, तो एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों ही, ठीक है, बोथ एज एन एसिड
एज ए बेस रिएक्ट कर रहा है। अभी यहाँ पर एक और जिंक का भी तुम लिख लो रिएक्शन, मैं लिख देता हूँ। तो जैसे कि जिंक ऑक्साइड ZnO, ठीक है, जब तुमने इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस, ठीक है, जब रिएक्ट करता है तो जिंक ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है, तो बेस प्लस एसिड इक्वल्स टू सॉल्ट, तो सॉल्ट होगा ZnCl2, एक्वस होगा प्लस वाटर तो फॉर्म होगा ही होगा, H2O लिक्विड। लेकिन जब वही जिंक मेटलिक ऑक्साइड जब NaOH बेस के साथ, NaOH एक्वस बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है Na2ZnO2 प्लस वाटर मिलता है। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पर तो ये बेस की तरह एक्ट करता है, मैं लिख देता हूँ, हियर इट इज़ बेस, हियर इट इज़ एसिड, हियर इट इज़ बेस, हियर इट इज़ एसिड। तो दोनों रिएक्शन में दोनों तरीके से एक्ट कर रहा है, एक बार बेस एक बार एसिड। तो यहाँ पर ये फॉर्म होता है सोडियम जिंकेट। अब यहाँ पर Na2 क्यों आया और यहाँ पर Na1 क्यों है, बिकॉज एल्यूमिनेट, दिस इज एल्यूमिनेट, एक आयन है एल्यूमिनेट, इसका वैलेंसी होता है 1, ठीक है, वेयरएस जिंकेट ZnO2 ये भी एक आयन की तरह है, आयन ही है, इसका वैलेंसी होता है 2। इसी कारण से क्रिस क्रॉस होकर सोडियम का वैलेंसी 1, इसका 2, इसका 2 आएगा, इसका 1 चला जाएगा, और इसमें दोनों का भी 1 है तो इसका भी 1 इसका भी 1, क्रिस क्रॉस होकर ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर Na2ZnO2 ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इस पूरे ये वाला और ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो दीज आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो बेसिक मेटल ऑक्साइड्स हो सकते हैं दो तरीके के, हाइड्रोक्साइड या फिर ऑक्साइड्स, बेसिक भी हो सकते हैं और एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं, मतलब एसिड भी हो सकता है बेसिक भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद वाटर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ेंगे सब कुछ, जिससे कि सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।